हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज शमशेर अली और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन बिहार बोर्ड 2012 की। इससे पहले हमने क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन सीरीज का 3 वीडियो बना रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। यह वीडियो 2009, 2010 और 2011 की वीडियो है जो 12th क्लास केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन उसमें मौजूद होगा, जो पिछले 2009, 10 और 11 में पूछे जा चुके हैं। उस वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन का एक अच्छा एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को या उससे रिलेटेड क्वेश्चन को काफी आसानी से डील कर सकते हैं, काफी आसानी से उसको बना सकते हैं और समझ सकते हैं। और तो और उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इतने अच्छे से एक्सप्लेन उसमें किया गया है। और ये वीडियो और जितने भी 3 वीडियो पिछले हैं वो सब के सब, अगर आप 12th क्लास साइंस के स्टूडेंट है और इस ईयर या किसी भी ईयर आप एग्जाम देना चाहते हैं या एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं या एग्जाम देंगे, तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आप इस वीडियो में पूरा बने रहिए, अंत तक वीडियो जरूर देखिए। इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन बनाता हूं उसके कॉन्सेप्ट भी मैं देता हूं और ऑप्शन टिक कराने के बाद उसका सॉल्यूशन भी आपको बताता हूं कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफी आसानी से बन सकते हैं। तो चलिए, यह है 2012 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन का वीडियो जो अभी चलेगा। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन, इसी तरीके से लगभग इसमें 22 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसमें 10 से 16 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो असर्शन रीजन के क्वेश्चन, कथन कारक के क्वेश्चन है, जिसका हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि बोर्ड लेवल में वो अब नहीं पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन एक और बात आपको बता दें कि इस चैनल पे नेम रिएक्शन सीरीज भी चल रहा है, जिसका लगभग 27 या 28 वीडियो नेम रिएक्शन का मैं बना चुका हूं। नीचे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, या यूट्यूब पर वीवो केमिस्ट्री या शमशेर अली केमिस्ट्री सर्च करके और फिर प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, जो काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। आप क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड। ऑप्शन है आपके पास 6, 4, 8 और 2। आंसर क्या होगा? सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है ये 4 होता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। लेकिन बात ये आती है कि आखिर ये सही आंसर होगा कैसे। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए, सोडियम ऑक्साइड जो है ये एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। और ये सोडियम ऑक्साइड सोडियम केटायन और उसके बाद ऑक्साइड आयन के फॉर्म में टूटता है। तो इसमें ऑक्साइड आयन जो है ये FCC फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल लैटिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है और उसके बाद CCP में इंगेज हो जाता है। अब देखिए, जैसे CCP में क्यूबिक क्लोज पैकिंग में इंगेज होता है तो इसके पास सोडियम जो केटायन होता है ये हमेशा टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन करता है, टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन करता है। जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन करता है
तो अब जरा देखते हैं कि ये होता कैसे है टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन। तो जरा देखिए, सबसे पहले क्या करता है, एक स्फीयर लेता है, फिर दूसरा स्फीयर, और फिर थोड़ा इनको अच्छे से बनाते हैं, ये एक स्फीयर, फिर दूसरा स्फीयर, और फिर तीसरा स्फीयर, और इसके बाद एक ऊपर से स्फीयर। 3 सरफेस पर है, एक ऊपर है, मतलब 3 इस सरफेस पर है, इस सरफेस पर है, और एक ऊपर से। तो अब जरा देखिए, ये जो वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है यहां, जिसको हम कलर कर रहे हैं, तो ये जो वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो वॉइड है ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। कौन सा वॉइड है? ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है, तो जरा देखिए कि सोडियम के कितने पार्टिकल इसको टच करेंगे। तो कितने टच करेंगे? 4, है ना, 4 टच करेंगे। तो इसलिए इसमें सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि ये सोडियम वॉइड के अंदर मौजूद रहता है सोडियम केटायन के फॉर्म में, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर Cn, मतलब समन्वय संख्या कितना होगा? 4 होगा। इसलिए हमने इस 4 वाले ऑप्शन को सही टिक आउट किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अगर वैल्यूएबल लगा तो। अन्यथा अगर ये भी आपको अच्छा लगे तो आप ये भी बता सकते हैं अपने दोस्तों को, और शेयर भी कर सकते हैं कि आप इस चैनल पे जाकर के काफी अच्छे से, आसान तरीके से, सरल भाषा में पूरे सॉल्यूशन के साथ आप क्वेश्चन बैंक का तैयारी कर सकते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव का। अभी सॉल्यूशन सब्जेक्टिव का भी हम कराएंगे अगर थोड़ा वक्त मिले तो। तो चलिए आप इसको लिखिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब दूसरा सवाल है आपका, 5% केन शुगर जिसका अणु भार 342 ग्राम दिया गया है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो 1% घोल यानी 1% सॉल्यूशन X के साथ, दूसरा है X के साथ, X का अणु भार कितना होगा? आप ऐसे क्वेश्चन को भी बोल सकते हैं कि द 5% cane sugar is a isotonic solution that molecular mass या molecular weight is equal to 342 ग्राम। 1% सॉल्यूशन X, या ऐसे कह सकते हैं विथ 1% सॉल्यूशन X फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट। तो देखो, आप जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे आपके साथ, तो एक ही बात दिमाग में रखना कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का सेम होता है, जिसको हिंदी में परासरण दाब कहते हैं। और आपको मालूम होगा फॉर्मूला क्या होता है उसका। और ये देखो भाई, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न है। तो सबसे पहले हम इसको पहले सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे, तभी हम आंकड़े बता पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका सॉल्यूशन जो होगा, इसका सही ऑप्शन जो होगा, ये सी ऑप्शन सही होगा, 68.4 ग्राम सही आंसर आएगा। लेकिन जरा हम अब बात करते हैं कि आखिर ये 68.68.4% आएगा कैसे। तो देखिए, केन शुगर 5% की बात हो रही है। केन शुगर का मॉलिक्यूलर वेट 342 ग्राम दिया है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो एक सॉल्यूशन हो गया केन शुगर का, और दूसरा सॉल्यूशन कर रहा है 1% X के साथ। तो जरा देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2 सॉल्यूशन है तो एक को तो कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो कहेंगे सिंस केन शुगर इज इक्वल टू A, आप इसको A मान लीजिए। X कह रहा है तो X तो होगा ही होगा, क्लियर है। अब देखिए, सिंस कहेंगे, अच्छा परसेंटेज की बात हो रही है तो 5% की बात हो रही है, और वो भी परसेंटेज की। तो हम 100 ml पर ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, कहेंगे कि 5 ग्राम केन शुगर, 5 ग्राम केन शुगर 100 ml सॉल्यूशन में मौजूद है, 100 ml सॉल्यूशन में मौजूद है। क्लियर? यानी कि 5% केन शुगर प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, आप ऐसे लिख सकते हैं।
देयरफॉर एक बात बताइए, केन शुगर का वेट पहले से दिया गया है कितना, 342 ग्राम। तो ऐसे कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ केन शुगर इज इक्वल टू कितना, 342 ग्राम। क्लियर हो गई बात। अब देखिए, अच्छा पहले से 5 ग्राम दिया गया है, इधर देखिए 5 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट 342 ग्राम दिया गया है। तो जरा बात करते हैं कि वेट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना ग्राम हो जाएगा, 5 ग्राम। कितना ग्राम, 5 ग्राम। और वॉल्यूम का मतलब आयतन, वॉल्यूम कितना है, 100 ml। वॉल्यूम ऑफ ए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि केन शुगर को हम लोग अब ए मान चुके हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ए कितना है भाई, 100 ml। अब जरा देखिए, वही दूसरी तरफ 1% सॉल्यूशन की बात हो रही है एक्स की, तो क्या कहेंगे, 1 ग्राम एक्स के 100 ml सॉल्यूशन में मौजूद है। तो देखिए, अब एक बात बताइए, एक्स का अगर वेट की बात करेंगे, जैसे वेट ऑफ एक 5 ग्राम हुआ, वैसे ही वेट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 1 ग्राम। और वॉल्यूम एक्स का कितना होगा, 100 ml। अब जरा देखिए, दोनों वॉल्यूम सेम है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, जरा देखिएगा, कह सकते हैं देयरफॉर, और एक बात बताइए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो कह सकते हैं देयरफॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को कैपिटल पाई से डिनोट किया जाता है। तो कैपिटल पाई क्या कहेंगे, कैपिटल पाई ऑफ ए इज इक्वल टू कैपिटल पाई ऑफ एक्स। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। एक बात बताइए, पाई ऑफ ए इज इक्वल टू पाई ऑफ एक्स, ऐसे हमने लिख दिया। अब पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT। सी जो होता है मोलर कंसंट्रेशन होता है, या उसी को nRT बाई V भी लिखाया जा सकता है। एक काम करते हैं, आप क्वेश्चन इसको यहां तक लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए। यहां से इनको थोड़ा मिटाते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन बनाने में थोड़ा इधर परेशानी होगी, जगह है नहीं, है ना। तो चलिए इनको मिटा देते हैं क्वेश्चन को, और सारा डाटा हम लोग लिख चुके हैं क्वेश्चन का। केन शुगर का मॉलिक्यूलर वेट पहले से ही हम लोग लिख चुके हैं, 342 ग्राम। ऑप्शन भी हम मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा जगह मिल जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, जरा देखिए, तो पाई ऑफ ए इज इक्वल टू पाई ऑफ एक्स। तो क्या कर सकते हैं, देयरफॉर CRT, पाई इज इक्वल टू CRT फॉर्मूला होता है। R और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होते हैं। तो C का मतलब है कि C ऑफ A इज इक्वल टू C ऑफ X RT। अब देखिए, RT और RT दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, CA ऑफ CX, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A यानी कंसंट्रेशन ऑफ केन शुगर और कंसंट्रेशन ऑफ X। तो एक बात बताइए, C ऑफ A का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ A अपॉन वॉल्यूम इंटू 1000। उसी तरीके से यहां कह सकते हैं मोल ऑफ X अपॉन वॉल्यूम ऑफ X, और यहां वॉल्यूम ऑफ A लिखाएगा, वॉल्यूम ऑफ X इंटू 1000। अब देखिए 1000 से 1000 क्लियर हो जाएगा। वॉल्यूम A और वॉल्यूम X, जरा देखिए, वॉल्यूम X वॉल्यूम A दोनों 100 ml है, यहीं से इसको कटा दीजिए। अगर इसको कटा देते हैं तो जरा देखिए आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा Na इज इक्वल टू NX, मतलब मोल ऑफ A इज इक्वल टू मोल ऑफ X। अब क्या करते हैं, इनको भी मिटाते हैं, ये एक लाइन मिटाते हैं केन शुगर को जो हम
ए माने हैं और ये 5 ग्राम केन शुगर। आप लोग लिखते चलिए, इससे थोड़ा समझने में आसानी होगी, है ना। अब देखिए, तो मोल ऑफ ए, एक बात बताइए, मोलों की संख्या निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? कहते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है भाई? ए का कितना था? ए का कहेंगे कि वेट ऑफ ए, क्या कहेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इज इक्वल टू कितना कहेंगे? वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इज इक्वल टू वेट ऑफ एक्स और फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स। तो एक बात बताइए, अब यहां इनको हम लिखते हैं वेट ऑफ ए कितना है? 5 ग्राम। कितना है? 5 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कितना है भाई? देखिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए किसको माने थे? केन शुगर को। तो 342 ग्राम। कितना हो गया? 342 ग्राम से ग्राम यही कैंसिल कर दीजिए। वेट ऑफ एक्स, अब देखिए वेट ऑफ एक्स कितना? 1 ग्राम। कितना है? 1 ग्राम। और उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स आपको निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स आपको निकालना है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स आप लिख लीजिए। देयरफॉर एक बात बताइए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? ये 342 ऊपर जाएगा तो 1 गुणे 342 बटा 5, ये आपका वैल्यू होगा ये ग्राम में। तो भाग करिएगा तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? भाग करिए, 5 6 का 30 और 4 बच जाएगा, 5 8 40 और फिर 2 बचेगा और 5 25, यानी 68 5 चौका 20, 5 चौका 20 यानी 68.4 आपका ये ग्राम में वैल्यू आ गया। और ऑप्शन जो आपको दिया था वो सी ऑप्शन शायद दिया था, आप चेकआउट कर लीजिएगा। सी ऑप्शन 68.4 आपका 4 ग्राम आपका सही आंसर होगा। ये आपका सही आंसर हुआ। हमने क्या किया था? केन शुगर को ए मान लिया था। केन शुगर का मॉलिक्यूलर वेट 342 ग्राम है और 5 ग्राम उसमें घुला हुआ है। तो 5 ग्राम वेट हमने निकाल दिया, वेट ऑफ ए यानी केन शुगर 5 ग्राम। वॉल्यूम 100 ml में घुला हुआ था, 100 ml लिख दिया। और दूसरा 1 ग्राम एक्स का सॉल्यूशन था और 100 ml में वो भी घुला हुआ था। तो वेट ऑफ एक्स हम 1 ग्राम यानी 1 ग्राम मान लिए, वॉल्यूम ऑफ एक्स 100 ml मान लिए। अब देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू सेम होता है। तो पाई ऑफ ए इज इक्वल टू पाई ऑफ एक्स, दोनों आपस में बराबर होते हैं। पाई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सी आर टी। सी ऑफ ए, देखिए ए के लिए माने थे तो सी ऑफ ए यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आर टी, और इसके लिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स आर टी से आर टी कैंसिल हो गया, सी ए सी एक्स दोनों आपस में बराबर हो गए। इसका वैल्यू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए इंटू 1000, और इसका है नंबर ऑफ मोल ऑफ एक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ एक्स इंटू 1000। 1000 से 1000 क्लियर हो गया, कैंसिल हो गया। वॉल्यूम ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ एक्स, देखिए इधर वॉल्यूम ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ एक्स दोनों 100 ml है, यहीं से हमने काट दिया है। अब क्या बचा है? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए। तो इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ ए बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, और फिर नंबर ऑफ एक्स यानी वेट ऑफ एक्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स, दोनों का वैल्यू रखेंगे। वेट ऑफ ए 5 ग्राम यहां रखे हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कितना? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए 342 ग्राम, क्योंकि ए हम केन शुगर को माने हैं। अच्छा, वेट ऑफ एक्स देखिए 1 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स आपको निकालना है। घोल क्वेश्चन अब जो हमने लिखा था उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स निकाले हम, 342/5 आया, भाग किए 68.4 आया, 68.4 ग्राम उसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन? आप कमेंट करके जरूर बताइए। और मेहनत क्या रंग ला रहा है या नहीं रंग ला रहा है, आप ये भी बताइए। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करें अगर अच्छा लगा हो।
और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि अगली वीडियो भी आपको मिल सके। तो चलिए, इसका सही आंसर होगा 68.4 ग्राम। इनको हम मिटाते हैं। आप इसका सॉल्यूशन जरूर लिखिए ताकि नोट बुक आपका जब तैयार रहेगा तो सॉल्यूशन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए इनको लिखिए, फिर हम नेक्स्ट यानी तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए 3 नंबर आपका सवाल है, निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक कोलाइड के लिए आपको डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम आपको बेहद अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। हालांकि ये काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मतलब बहुत ज्यादा लोग गलती कर जाते हैं। जरा देखिए, आपसे पूछा जा रहा है लायोफिलिक कोलाइड। 4 ऑप्शन आपके पास, दूध यानी मिल्क, गोंद यानी गम, कुहासा यानी फॉग और रक्त यानी ब्लड। तो हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो दूध जो है एक लायोफोबिक कोलाइड है। उसके बाद बात करते हैं अगर गोंद की, तो सबको आप लिखते चलिए। दूध क्या है? लायोफोबिक कोलाइड। लायोफोबिक कोलाइड अंग्रेजी में अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, लायोफोबिक कोलाइड। अच्छा, गोंद जो है ये लायोफिलिक कोलाइड है। कैसा है? लायोफिलिक कोलाइड है। अब जरा देखिए, कुहासा जो है ये एक लायोफोबिक कोलाइड है। लायोफोबिक कोलाइड है। और ब्लड जो है, ब्लड भी एक लायोफोबिक कोलाइड है। तो 4 ऑप्शंस में से ये 3 ऑप्शन ए, सी और डी लायोफोबिक हैं, जबकि बी लायोफिलिक है। और क्वेश्चन में आपसे लायोफिलिक ही पूछा जा रहा है, इसलिए ये बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। बात क्लियर हो गई? आप इसको लिखिए और फिर हम चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका चौथा सवाल है, निम्न में से कौन भूपर्पट्टी में यानी अर्थ क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन दिया गया आपको मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम और आयरन। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा का मतलब होता है अधिकतम मात्रा। क्लियर? तो जरा देखते हैं। मैग्नीशियम जो पाया जाता है ये 2.1% पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में यानी भूपर्पट्टी में यानी भूमि में, जमीन में, मिट्टी में। सोडियम जो पाया जाता है ये 2.8% पाया जाता है। एल्यूमिनियम जो पाया जाता है 8.3% पाया जाता है। और आयरन जो पाया जाता है ये 5.0% यानी 5% पाया जाता है। क्लियर? तो अब जरा देखिए कि इनमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है? तो एल्यूमिनियम की है। तो इसलिए ये सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। यानी अगर इन चारों ऑप्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज एल्यूमिनियम की है, इसलिए ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है धातु के रूप में भूपर्पट्टी में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सा धातु भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपका जवाब क्या होगा? एल्यूमिनियम ही होगा, क्योंकि ये 8.3%, कई बुक 8.1% भी लिखते हैं, वो भी सही है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए आप इनको लिखिए और सी ऑप्शन टिक लगाइए, फिर हम 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर आपका सवाल है, निम्न में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, विच ऑफ द सब्सटेंस is a strong oxidizing agent? The option is fluorine, chlorine, bromine and iodine. तो ये सब के सब जितने ऑप्शन दिए गए हैं ये सब के सब हैलोजन कहलाते हैं। और हैलोजन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का जो ट्रेंड होता है ये फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी वाला होता है, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और एट लास्ट आयोडीन।
तो जरा देखिए, फ्लोरीन सबसे अधिक ऑक्सीकारक, मतलब सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये कमजोर यानी कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सबसे शक्तिशाली, सबसे कमजोर। तो जरा देखिए, ऑप्शन में फ्लोरीन दिया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऑप्शन के हिसाब से शक्तिशाली ही पूछा जा रहा है, हमने शक्तिशाली की बात की है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सही होगा। यानी फ्लोरीन हैलोजन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, शक्तिशाली ऑक्सीकारक होता है, तो इसलिए आप ए ऑप्शन सही टिक लगाइएगा। तो चलिए, और इसके आगे हम, आप इसको लिखते हुए चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, और इसके आगे हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर सवाल है आपका, निम्न में से किसका आयनिक विभव यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान अधिकतम है। आपसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनिक विभव की बात पूछी जा रही है, और इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। तो जरा देखिए, ऑप्शन है आपका एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जब बढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट जब बढ़ते हैं, मतलब मेटल टू नॉन मेटल जब बढ़ते हैं, मेटल टू नॉन मेटल बढ़ते हैं, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है ये इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है, यानी बढ़ता है। तो सबसे राइट में आपको देखना है कि इसमें एलिमेंट कौन है, या दूसरा तरीका है कि जब पीरियोडिक टेबल के किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल में वृद्धि होती है। अब देखते हैं कि इसमें सबसे एट लास्ट कौन है। ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 14 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है, और ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है। तो एट लास्ट सबसे देखेंगे, सबसे लास्ट में राइट साइड में कौन एलिमेंट आ रहा है। तो देखिए, ग्रुप 15 सबसे लास्ट में आ रहा है, 14 के बाद 15 होता है, तो इसलिए फास्फोरस का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा, आयोनिक विभव होगा, ये सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, इसलिए फास्फोरस जो होगा ये इस ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर होगा। बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए, आप कॉन्सेप्ट को भी लिख लीजिएगा, और वीडियो देखने से फायदा आपका यही है कि आप जो है कॉन्सेप्ट भी समझते चले जा रहे हैं, और क्वेश्चन तो खुद ब खुद बनते चले जा रहे हैं। तो चलिए, इनको लिख लीजिए, फिर हम 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैविंग टेट्राहेड्रल शेप, यानी किस इनमें से किसका शेप जो होगा टेट्राहेड्रल होगा। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ये सब के सब कॉम्प्लेक्स आयन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। इनमें एक सेंट्रल मेटल एटम मौजूद है, और उसके बाद ये सब के सब जो स्मॉल ब्रैकेट में रखे गए हैं ये लिगेंड्स कहलाते हैं, ये लिगेंड्स मौजूद हैं। उनमें भी ये CN और CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, और क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। जितने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं उनका जो ऑर्बिटल होता है उसमें पेयरिंग हो जाता है, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड के साथ कभी भी पेयरिंग नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे अभी हम, तो उसमें उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन जरा देखिए, इन 4 ऑप्शंस में से चतुष्फलकीय आकृति यानी कि टेट्राहेड्रल शेप उसी का होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो चलिए, VSE EPR थ्योरी आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होंगे। फिर भी अगर नहीं पढ़ के आए होंगे तो यहां हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले इन 4 ऑप्शंस में से बारी बारी से सबको चेक करते हैं कि किसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो सबसे पहला है NiCN4 2-,
क्लियर? अब देखिए यहां से आपको अगर कॉन्सेप्चुअलाइज हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आपको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना पड़ेगा। अगर आप लोगों का रिक्वेस्ट रहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर एक पार्टिकुलर वीडियो बना दिया जाए तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को एक पार्टिकुलर वीडियो बनाने की आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालते हैं तो ये है निकेल प्लस Cn का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये -1 होता है और कितने हैं भाई 4 हैं तो 4 से गुणा कर दिया। किसके बराबर करते हैं? कोई अगर चार्ज ना हो तो 0 के बराबर, अगर कोई चार्ज हो तो उसके साइन के साथ ही, जैसे यहां माइनस साइन है तो माइनस साइन दे देते हैं और कितना चार्ज है 2 चार्ज है तो आप 2 चार्ज रख लीजिए। अब देखिए जरा निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकलेगा तो ये -1 × 4 कितना हो जाएगा -4 और -4 में प्लस से मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो -4 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा। इधर निकेल का फिर से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो -2 इधर है, ये +4 इधर जाएगा तो जब जैसे ही +4 जाएगा तो जरा देखिए +4 -2 कितना हो जाएगा? निकेल इज इक्वल टू +2, मतलब निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +2 होगा। मतलब यह है कि इस निकेल के पास +2 चार्ज मौजूद है। क्लियर हो गई बात? अब जरा देखिए इसके आगे बात करते हैं। यह है निकेल +2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जरा देखिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, मतलब 26 इलेक्ट्रॉन का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। तो अगर इनर्ट गैस के सहारे लिखें तो आर्गन 18 और फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है 4s 2 और 3d6, ये हो गया। इसी कॉन्फ़िगरेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर्गन 18 और फिर 3d8 और 4s 0, ऐसे लिख सकते हैं। पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो d ऑर्बिटल में 5 बॉक्स होते हैं। आप पहले 5 बॉक्स इधर बना लीजिए, 5 बॉक्स हो गए। अब 4s के कितने होते हैं? 4s के कितने 1 और 4p के कितने 3। क्लियर? देखिए इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं तो कैसे भरेंगे जरा चेक करिए। हुन रूल के अकॉर्डिंग अगर भरें तो कहेंगे 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 और 8। क्लियर हो गई बात? अब देखिए जैसे ही हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे तो अब होता यह है कि Cn जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाता है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग हो जाता है। अच्छा अगर इस आयंस की बात करें कि ये कैसे किस नेचर का होगा तो देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2 है। तो इस कंडीशन में ये कैसा होगा? हमने एक ट्रिक बताया था, यूपी में डीपी लगाओ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं और काफी आसानी से पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, यानी कि ये जो आयंस है आप लिख लीजिएगा, ये जो है ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का जैसे ही पेयरिंग होता है तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें आकर के ऐड हो जाता है। जब ऐड हो जाता है तो ये कौन सा है? ये जरा देखिए, ये 3d है, ये 4s है और ये 4p है। तो जरा देखिए होता ये है कि अब कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी अब बॉक्स खाली रह जाता है, ये भी 4s का खाली रह जाता है और ये 4p का भी खाली रह जाता है। 4p के ऑर्बिटल्स केवल 2 ही यूज में आते हैं। तो यहां से आप पेयरिंग करा सकते हैं, यहां से पेयरिंग करा सकते हैं, यहां से और यहां से पेयरिंग करा सकते हैं। तो जरा चेक करिए, एक d ऑर्बिटल है, d का कितना? d का एक ऑर्बिटल
और उसके बाद s का एक ऑर्बिटल और p का कितना 2 ऑर्बिटल, p का कितना 2 ऑर्बिटल, तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है dsp2। जिस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन, जिस कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम या कोई भी सेंट्रल एटम हो, उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर dsp2 होता है तो उस केस में उसका जो शेप होता है यानी जो आकृति होती है वह हिंदी में अगर कहें तो वर्गाकार समतलीय होता है, वर्गाकार समतलीय होता है, और अंग्रेजी में कहें तो स्क्वायर प्लेनर होता है। कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। और इसका नेचर कैसा होगा भाई, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 थी। अब देखिए स्क्वायर प्लेनर हो गया, मतलब यह है कि इसका जो आकृति होगा स्क्वायर प्लेनर यानी वर्गाकार समतलीय होगा। अब जरा चेक करिए, निकेल, पैलेडियम और देखिए निकेल फिर पैलेडियम और पैलेडियम और फिर निकेल, तो निकेल और पैलेडियम, ये निकेल 3D सीरीज का है, पैलेडियम 4D सीरीज का है। यहां देखिए 4D सीरीज का है तो लगभग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इतना ही आएगा। जब इतना ही आएगा तो होता यह है कि इस ऑप्शन का जब हमने यहां हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो स्क्वायर प्लेनर है यानी वर्गाकार समतलीय आया। इसका भी उतना ही आएगा क्योंकि CN जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी उतना ही आएगा। जरा चेक कर लीजिए आप खुद से, ये 4 प्लस में और इधर -2, फिर +2 आ जाएगा। और फिर पैलेडियम का निकालेंगे तो ये 4D सीरीज का है तो फिर उतना ही आएगा। ये 3D सीरीज का है तो इतना आया, और 4D सीरीज का है तो उतना ही आएगा। आप निकाल के अपने से चेक कर लीजिएगा, पूरा मेथड हमने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं यहां इस ऑप्शन की, मतलब ये ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों का वर्गाकार समतलीय आकृति होगा क्योंकि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अब देखिए पैलेडियम यहां तो मौजूद है, लेकिन क्लोरीन जो है मतलब क्लोराइड जो है जिसको क्लोराइडो भी कहते हैं, जब ये लिगेंड होता है, लिगेंड 3 टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक वीक फील्ड लिगेंड और एक होता है एवरेज। ठीक है, तो देखिए क्लोराइडो जो है ये एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो इस केस में कभी भी इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल जो हुंड रूल जो होता है उसके बिल्कुल विपरीत, हुंड रूल के विपरीत वह काम करता है यहां जब पेयरिंग होती है तो। लेकिन जब हुंड रूल की बात होती है तो यहां हुंड रूल लागू होता है। और इस केस में अगर हम बात करें तो होता यह है कि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होता है। तो एक काम करिए, पहले आप इसको उतार लीजिए और फिर हम इनको मिटाते हैं और फिर इनको मिटा करके फिर इस CO वाले ऑप्शन को सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कितना हमारा आ रहा है। तो जरा अब मिटाने की कोशिश करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम 1 2 3 4 5 इतने में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे बोलेंगे तो। चलिए इनको मिटाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो सॉल्यूशन भी कॉम्प्लेक्स ही होता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन में। वैसे आप लोग अगर ऑप्शन ज़्यादा देगा तो उस कंडीशन में आप क्या करिएगा कि जिस क्वेश्चन को बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा उसको छोड़ ही दीजिएगा। अब देखिए ये तो मालूम हो गया है निकेल और पैलेडियम का, क्योंकि ये 3D सीरीज है, निकेल 3D सीरीज का एलिमेंट और पैलेडियम 4D सीरीज का। अब आगे बढ़ते हैं इसका। अब ये है PdCl4 और 2- सेंट्रल मेटल एटम है पैलेडियम, तो Pd+ हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पैलेडियम का जब निकालेंगे तो कितना होगा, क्लोराइडो का कितना होता है -1, तो -1 और इज इक्वल टू -2। अब देखिए -1 और कितना है भाई, 4 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि है कितने 4 और -2 तो -2। पैलेडियम -1
से गुणा करना है 4 में, तो -4 हो जाएगा और ये -2 हो गया। अब पैलेडियम इज इक्वल टू -4 इधर जाएगा तो +4 और ये -2, तो पैलेडियम इज इक्वल टू कितना आ गया +2। देखिए जरा पैलेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितना आया +2। अब हम क्या करेंगे, पैलेडियम +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब निकालेंगे तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर होता है 46। कितना होता है 46 और 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी 44 एटॉमिक नंबर का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो ये है क्रिप्टन 36, 4d8 और 4s0। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। अब जरा देखिए 4d का क्या करेंगे, हम बॉक्स बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपके पास कितना, जरा देखिए तो 4s का ये 1 और इसके बाद बात करते हैं अगर 4p का तो 1 2 1 और 2 और 3, ये है 4p, ये है 4s और ये है 4d। अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन 0 है तो छोड़ देंगे और 4d में कितना हो गया, ये देखिए ये टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 हो गए। अब देखिए ऑर्बिटल पेयरिंग के लिए बच कौन रहा है, एक ये एक ये एक ये एक ये, क्योंकि p के 2 ही ऑर्बिटल यूज होते हैं। तो 1 पेयरिंग 2 पेयरिंग 3 पेयरिंग और चौथा पेयरिंग, तो फिर आ गया एक s का, सॉरी एक d का, एक s का और p का कितना 2, p का कितना 2। तो फिर आ गया हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, हाइब्रिडाइजेशन आ गया आपका DsP2, DsP2। और DsP2 के केस में अभी हमने बोला है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन अगर DsP2 है तो उसमें शेप क्या होता है, जरा चेक करो। तो शेप होगा क्या स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो जब स्क्वायर प्लेनर होगा तो हमारा तो ऑप्शन चतुष्फलकीय की हो रही है, इसका मतलब सी ऑप्शन भी सही नहीं है। मतलब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन का जो आंसर है शेप का वो स्क्वायर प्लेनर है। कैसा है, स्क्वायर प्लेनर है, यानी DsP2 है हाइब्रिडाइजेशन, इसके आधार पर स्क्वायर प्लेनर। बचा क्या, डी ऑप्शन बचा। तो डी ऑप्शन को भी चेक करते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए और फिर हम इसको मिटाते हैं। 1 2 3 4 5। आप या तो स्क्रीनशॉट करिए या स्टॉप करके लिखिए तो बेहतर होगा। चलिए मिटाते हैं। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं किसकी, डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन क्या है जरा देखिए, ये है NiCl4 और 2-। इसमें भी देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना पड़ेगा। तो Na तो Na प्लस क्लोरीन का कितना -1 और है कितना भाई, है कितना 4, तो -1 × 4 इज इक्वल टू -2 चार्ज के बराबर। तो निकेल -4 इज इक्वल टू -2, तो फिर निकेल और इधर +4 और इधर -2, तो +2 निकेल का आपका कंडीशन ऑक्सीडेशन स्टेट का आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, तो निकेल का +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, एटॉमिक नंबर 28 यानी 28। 26 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो लिखेंगे आर्गन 18 3d, आपको 3d8 और 4s0 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि d ऑर्बिटल की एनर्जी s से ज्यादा होती है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराना पड़ेगा। तो जरा चेक करिए होगा क्या, 3d का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बॉक्स वाइज अगर लिखेंगे तो 1 2 3 4 5। देखिए इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे और 4s तो बिल्कुल खाली है। अब देखते हैं 4p में, ये 4p, ये 4s और ये कितना हो गया 3d। अब जरा चेक करो कितने हैं 8, 1 2 3 4 और 5 6 7 8, कितने हो गए 8। अब जरा देखिए
अगर हम मैग्नेटिक नेचर की बात करेंगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर से क्या होगा यूपी, अनपेयर्ड मतलब पैरामैग्नेटिक। क्लियर, मतलब ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है। किस नेचर का है? पैरामैग्नेटिक नेचर का। अब देखिए हिंदी में क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय। क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय। अब देखिए यहां क्लोरीन जो है ये एक वीक लिगेंड है। जब वीक लिगेंड है तो इसलिए क्या होगा, इसका पेयरिंग नहीं होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आएगा। ये पॉलिंग का रूल है, हुंड रूल्स के बिल्कुल विपरीत पॉलिंग कहते हैं कि अगर कोई वीक फील्ड लिगेंड इसमें मौजूद है तो कभी भी सेंट्रल मेटल एटम या आयंस का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पेयरिंग में भाग नहीं लेगा, तो उसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। तो जरा देखिए आपके पास ऑर्बिटल कितने बच रहे हैं? 4 चाहिए ही चाहिए। तो 4 चाहिए तो एक एस का बच रहा है, 3 पी का बच रहा है, तो एस का 1 और पी का 3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या निकालते हैं हम लोग? हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण बराबर होगा sp3। sp3 जब sp3 होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग शेप की यानी कि आकृति की जब बात होती है तो हमेशा क्या होती है? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल को हिंदी में चतुष्फलकीय कहते हैं। और ये आपका आकृति चतुष्फलकीय आएगा डी ऑप्शन का। देखो भाई एक क्वेश्चन को बनाने में कितना मुशक्कत करना पड़ रहा है, कितना मेहनत करना पड़ रहा है, तब जाकर के एक क्वेश्चन बन रहा है ना। तो इसलिए अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा तो जरूर 2 4 5 ग्रुप में शेयर करिए, इससे आपकी भी थोड़ी सी इमेज बनेगी। क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैं आपको दे रहा हूँ, दूसरे को आप देंगे, तो भाई उन लोगों को भी लगेगा कि हाँ बंदा थोड़ा सा अच्छे जगह पढ़ रहा है। तो चलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हमने निकाला। नेचर में कैसा है? नेचर में पैरामैग्नेटिक नेचर का, हिंदी में कहते हैं अनुचुंबकीय। और शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +2। क्लियर? अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर पूरा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या रुक करके लिखिए तो बेहतर ही है। चलिए मिटाते हैं इस क्वेश्चन को और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 8 नंबर सवाल है आपका। सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक हैं, यानी CnH2n+2 वाले जो कंपाउंड कहलाते हैं, ये एक जनरल फॉर्मूला है जिसको हिंदी में सामान्य सूत्र कहते हैं। तो जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 वाले जो कंपाउंड होते हैं इनमें से क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है अल्कीन, दूसरा अल्काइन, तीसरा अल्केन और चौथा नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अल्कीन का सामान्य सूत्र यानी जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, अल्काइन का CnH2n-2 होता है और अल्केन का CnH2n+2 होता है। और नॉन ऑफ दिस का मतलब कुछ भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जरा देखिए ये जो ऑप्शन है ये मैच कर रहा है, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और यहां ये क्वेश्चन जो है थोड़ा फेमस भी है, 10th लेवल पर ज्यादा पूछा जाता है और 12th लेवल में भी दिया है, तो आपको तो बनाना तो पड़ेगा। और आसान भी है क्योंकि जनरल फॉर्मूला याद करना 12th क्लास के बच्चों के लिए बिल्कुल खेल हो जाता है, क्योंकि बार बार रिपीटेशन आती है। फर्स्ट ईयर में ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो चलिए इसका सी ऑप्शन सही आंसर होगा। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी आप बात याद रखिएगा, अल्कीन अल्काइन दोनों याद रखिएगा। अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2 और अल्केन का CnH2n+2 होता है। अगर अल्काइल का पूछ दे, मतलब अल्काइल ग्रुप का पूछ दे, तो आप क्या करिएगा? कहिएगा
कि ये अल्काइल ग्रुप है और इसका CnH2n +1 होता है। क्लियर हो गई बात? इसी तरीके से अल्काइल से ही बहुत सारे जनरल फॉर्मूला आप बना सकते हैं। जैसे अल्कोहल का पूछ दे तो कह देंगे कि CnH2n +1 और उसके बाद OH। क्लियर हो गई? ईथर का पूछ दे तो CnH2n +1 और इसको ट्वाइस कर दीजिएगा और यहां O कर दीजिएगा। हो गया? बहुत सारे कंपाउंड कैसे बना सकते हैं। चलिए हम 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन प्रथम संक्रमण पंक्ति का तत्व नहीं है? पंक्ति का मतलब होता है सीरीज, लाइन। क्लियर? अब देखिए, प्रथम संक्रमण पंक्ति की बात हो रही है, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का या पंक्ति का तत्व नहीं है? नहीं है की बात हो रही है कि नहीं? नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन को ऐसे ही बोल सकते हैं, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट अ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। अब देखो, हमने बार बार आपको पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए ये बोल करके रखा है कि ट्रिक हमने बना दिया है, ट्रिक हमने बना दिया है, ट्रिक हमने बना दिया है। ट्रिक का काफी शानदार वीडियो है, आप विवो केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल सीक्रेट मेथड आप सर्च करिएगा, बिल्कुल आ जाएगा। या पीरियोडिक टेबल याद करने का ट्रिक विवो केमिस्ट्री ऐसे लिखिएगा, आ जाएगा। अब देखिए, उसको आप देख सकते हैं। हम प्रथम संक्रमण पंक्ति की बात करते हैं तो हमने आपको ट्रिक बताया क्या? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए कहते हैं शक्ति भी कर मन फेको नी क्यों जान जलाते हो। तो देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब इसमें चेक करो कि इस ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन मैच करता है, कौन कौन मैच नहीं करता। जो मैच नहीं करेगा वही इसका आंसर होगा। तो जरा चेक करो, ये Fe का मतलब आयरन मैच करता है। Cr मतलब क्रोमियम, ये इधर मैच करता है। Mg मैग्नीशियम, देखो तो कहीं है, नहीं है। D निकेल, यहां चेक करो, है, मतलब मैग्नीशियम ऑप्शन सही होगा। ये सब के सब Fe यानी आयरन, क्रोमियम और निकेल, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट हैं। जबकि मैग्नीशियम जो है ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है ही नहीं, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम जो है, ये जो मैग्नीशियम है इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है और ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक एलिमेंट है, और ये एस ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप 2 का तत्व है। कौन सा? ग्रुप 2 का तत्व है। बात क्लियर हो गई होगी। और इस मैग्नीशियम को अल्कली अर्थ मेटल भी कहा जाता है, मतलब भूमिज तत्व भी कहा जाता है। तो चलिए, और इसका अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले तो NS2 होता है। क्या होता है? NS2। तो चलिए आप इसको लिखिए, फिर हम 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है। तो चलिए, अगला सवाल है आपका 10 नंबर। निकेल का NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? तो कह सकते हैं, इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इन NiCO4? ऑप्शन इज 4, 0, 2, 3। क्लियर? अब देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम होना जरूरी है। तो कार्बोनिल, जिसको कार्बोनिल ग्रुप भी कहते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड भी कई लोग कहते हैं, लेकिन कार्बोनिल होता है। तो कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब उदासीन लिगेंड है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो जरा चेक करते हैं, तो कितना होगा भाई? निकेल प्लस CO इंटू 4 और कोई चार्ज नहीं है तो 0 के बराबर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए, निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो निकेल प्लस
x भी लेट कर सकते हो आप। CO का कितना होता है 0, 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 के बराबर करेंगे, और निकेल, अब देखिए ये प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो निकेल इज इक्वल टू कितना 0, मतलब निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, निकेल का जो ऑक्सीकरण अवस्था होगा ये 0 होगा, मतलब बी ऑप्शन सही है। क्लियर होगी? तो चलिए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये इससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी स्ट्रक्चर पूछता है, कभी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है, तो आप इसको ख्याल रखिएगा। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर के बाद जो क्वेश्चन है, ये 10 से 15 तक के क्वेश्चन असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, यानी कथन कारक के क्वेश्चन है, जो पहले पूछे जाते थे वो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो अब 10 नंबर के बाद से है 16 नंबर क्वेश्चन। सवाल यह है कि संक्षारण यानी कोरोजन को प्रभावित करने वाले, इफेक्ट करने वाले मुख्य कारण कौन कौन है। ऑप्शन में दिया गया है धातु का विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसका स्थान, CO2 की जल में उपस्थिति, धातु में उपस्थित अशुद्धियां, और प्रोटेक्टिंग कोटिंग की उपस्थिति। ऐसे ही क्वेश्चन बैंक में लिखा गया, इसलिए हमने लिखा है ऐसे। तो देखिए प्रोटेक्टिंग कोटिंग अगर कभी भी रहे धातु के ऊपर तो वो तो संचारित होगा ही नहीं, मतलब कि और डस्ट उस पर रस्ट यानी जंग तो लगेगा ही नहीं। इसका मतलब ये डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। और जरा एक और बात दिमाग में रख लीजिए कि जितने 16 से लगभग 18 नंबर तक के क्वेश्चन हम बनाएंगे वो मल्टीपल चॉइस, मतलब कि उसमें एक से अधिक आंसर सही हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो पहला है धातु का विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान। भाई धातु जो होता है वो अगर रिएक्टिव हो तो ही केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात, CO2 की जल में उपस्थिति, मतलब अगर जल में CO2 मौजूद रहे तो काफी आसानी से रिएक्शन करेगा, क्योंकि मॉइस्चर एयर से, जो मॉइस्चर एयर होगा उसमें CO2 अगर मौजूद होता है, उसी से जाकर के मेटल रिएक्शन करता है और फिर रस्ट का निर्माण करता है, जंग का निर्माण करता है, तो बी ऑप्शन भी सही होगा। और अगर धातु में यानी मेटल्स में इंप्योरिटीज हो, मतलब अशुद्धियां हो, तो भी वह आसानी से धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, संक्षारित हो जाएगा। तो यानी सी ऑप्शन भी सही है। तो इसका ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही है। चलिए अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अवकृत होकर इथाइल अल्कोहल देता है। कौन देता है भाई? देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये एक बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि अच्छा अवकारक है, अच्छा अपचायक है। अब पूछ रहा है कि इथाइल अल्कोहल कौन देता है इससे रिड्यूस होकर। तो देखिए यहां देखिएगा तो CH3CO 2 बार है और फिर यहां ऑक्सीजन है, तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, CH3 CO भी डबल बॉन्ड है ना, और फिर बीच में O और फिर CH3 बीच में O है और फिर C डबल बॉन्ड O है और फिर CH3 है। तो ये क्या है? एस्टर है। उसमें भी ये डाई कार्बोनिल है, इसमें ईथर का भी फंक्शनल ग्रुप है। आप एक तरफ तो एस्टर कह सकते हो लेकिन दूसरी तरफ कार्बोनिल भी कह सकते हो। तो अगर यहां से हाइड्रोजिनेशन भी कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो जरा देखिए यहां कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते भी हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो ये हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने के बाद अगर यहां हाइड्रोजन आकर के अटैच होता है तो एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, मतलब ऐसे CH3C डबल बॉन्ड OOH, और फिर दूसरी तरफ CH3C डबल बॉन्ड O और H का फॉर्मेशन होगा, मतलब CH3C डबल बॉन्ड O और फिर H। तो एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है जबकि दूसरी तरफ अल्डिहाइड बन रहा है।
ये एसिटिक एसिड हो गया, ये एसिटल्डिहाइड हो गया। हमारा बात हो रहा है इथाइल अल्कोहल की, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। क्लियर? दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, इनको मिटा देते हैं। आप लिख भी सकते क्योंकि कन्वर्जन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मिटाते हैं इनको। दूसरा ऑप्शन जरा चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन है CH3C डबल बॉन्ड O और Cl, CH3C डबल बॉन्ड O और Cl, ये है एसिटाइल क्लोराइड। अगर हाइड्रोजनेशन कराते भी हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में तो जरा चेक करिए बनाएगा क्या। HCl लेकर के बाहर निकल जाएगा, यहां से H और यहां से Cl लेकर के बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा तो CH3C डबल बॉन्ड O और फिर H और फिर HCl, यही फॉर्मेशन होगा। यही फॉर्मेशन होगा तो फिर क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड बन गया, इसका मतलब क्या है? इथाइल अल्कोहल नहीं बना, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं है। हमारी बात इथाइल अल्कोहल की है। इथाइल अल्कोहल बनेगा तो ये ऑप्शन सही होगा, तो इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि ये ऑप्शन भी सही नहीं है। मिटा देते हैं, लिख लीजिएगा, लिख लीजिए। अब देखिए अगला क्या है? अगला है एमाइड। जरा देखिए CH3C डबल बॉन्ड O और NH2, इसको कहते हैं एसिटामाइड। क्या कहते हैं? एसिटामाइड। हाइड्रोजिनेशन अगर कराएंगे भी तो जरा देखिए, यहाँ हाइड्रोजिनेशन कराएंगे भी तो यहाँ CH2 आएगा। देख लीजिए आप, हाइड्रोजिनेशन अगर करा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन 2H2 ही है, अगर मान के चलिए 4 मान लेते हैं, 2 मोल कर लेते, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर के बाहर निकलेगा तो -H2O, और 2 हाइड्रोजन यहां आकर के जुड़ता है तो CH3 और CH2 और फिर NH2, ये हो गया एमीन। इसको इथेनामाइन कहते हैं। नाम क्या है भाई? इथेनामाइन, मतलब इथाइल एमीन भी कह सकते हैं। तो फिर गड़बड़, मतलब इथेनामाइन बन रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। मतलब चौथा ऑप्शन सही है, लेकिन रिएक्शन तो लिख करके बताना ना पड़ेगा भाई। 3 ऑप्शन तो आपको लिख के बता दिए, चौथा ऑप्शन नहीं बताएंगे, कहेंगे भाई साहब रट के आए हैं। क्योंकि एक भाई साहब कह रहे थे कि रट के आ रहे हैं। कोई बात नहीं भाई साहब, हम जहाँ पढ़ाते हैं बच्चे जानते हैं कि रट के आ रहे हैं कि क्या करके आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए CH3, अब जिस क्लासरूम में आप पढ़ते होंगे ना, टीचर से बनवाइएगा ना क्वेश्चन, वो 4 बार सोचेंगे, पहले सोच के और फिर जवाब देंगे। और जहां हम पढ़ाते हैं बच्चों से, आप अगर रूबरू होंगे तो आप पूछ लीजिएगा कि फिर हम क्या, कैसे और क्या पढ़ाते हैं। ऐसे हमको बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए CH3C डबल, अच्छा अब देखिए ये एस्टर है, कैसे है जरा बताते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O और फिर CH2 और फिर CH3। देखिए जरा C2H5 को हमने ऐसे CH2 CH3 के फॉर्म में तोड़ दिया, ये एस्टर है। इसको क्या कहते हैं? इथाइल एथेनोएट। अब जरा देखिए एस्टर ही हाइड्रोजिनेशन के फॉर्म में क्या देगा? अल्कोहल देगा। कैसे देगा जरा चेक करिए। हाइड्रोजिनेशन कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, क्योंकि भाई साहब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। आप यहां हाइड्रोजन को लिखें ना लिखें, सारे केमिकल रिएक्शन में हम लिखें, आप नहीं लिखेंगे तो भी केमिकल रिएक्शन होगा, केवल हम दिखाते हैं बस और कुछ नहीं करते, क्योंकि हाइड्रोजन से ही रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन की मात्रा ही बढ़ेगी। अब जरा चेक करते हैं इसमें माजरा क्या है। अब जरा देखिए एस्टर का जो ऑक्सीजन एटम है और जो यहाँ CH2 ग्रुप है, इन दोनों के बीच यहाँ से बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ब्रेक होता है, जैसे ही ब्रेक होता है तो अब होता क्या है कि यहां से जरा देखिए, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन अगर ब्रेक कराएंगे तब हो जाएगा गड़बड़। ये कार्बन ऑक्सीजन ब्रेक करा रहे हैं अगर, तो यहां चेक करिए क्या होगा, यहां अटैक करेगा तो एक हाइड्रोजन अगर यहां आकर के अटैच हो जाता है तो CH3CH2OH बन जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहीं आकर के इससे अटैच हो गया तो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। मतलब प्रोडक्ट नीचे लिख देते हैं। सबसे पहले क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O, ये O वाला जो पोर्शन है यहां से हट जाएगा और फिर हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा
और फिर CH3 CH2 और O और फिर H, मतलब एक, देखिए यहां 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ आकर के जुड़ेगा। तो देखिए यहां तो एसिटल्डिहाइड बन गया, CH3 CH2 CH3 CH2 और फिर O एक हाइड्रोजन इसमें का आके जुड़ेगा, अब बन गया इथेनॉल। क्या बन गया? इथेनॉल। मतलब 2 प्रोडक्ट बन रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है एसिटल्डिहाइड, दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है एथेनॉल। और हमारी बात हो रही है एथेनॉल की, यानी इथाइल अल्कोहल की। इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं और ये है इथाइल अल्कोहल। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। पूरा केमिकल रिएक्शन समझ के फिर लिखिएगा, ताकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए तो आप बना पाए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर यानी आबंध क्रम 2.5 होगा? मतलब 2.1/2 यानी 2.5। देखिए बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालने जाएं तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है। या ऐसे भी लोग लिखते हैं 1/2 इंटू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बस लिखने का तरीका अलग है, कॉमन लेकर के 1/2 लिख देते हैं। अगर इस तरीके से एग्जाम हॉल में बैठ करके बनाना शुरू करिएगा ना, बहुत टाइम लगेगा। और हम क्या करते हैं, आपको ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, आपके काम ही आएगा, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में पढ़ना है और फर्स्ट ईयर से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। 2012 में ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया है और पता नहीं क्यों दिया गया है, हमको नहीं मालूम। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर से अगर क्वेश्चन आता है तो आसान है, बहुत आसान है। हम अभी आपको बताते हैं, पहले इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें जब ट्रिक बताएंगे, अच्छा इसके ऊपर अगर आप चाहें तो पूरा वीडियो भी हम दे देंगे। कमेंट करते हैं आप कि हाँ भाई बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक चाहिए तो हम बता देंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन सम रूल के अकॉर्डिंग इस ट्रिक को देखते हैं। तो नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन, अगर देखो किसी के पास अगर 14 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, और किसी के पास इलेक्ट्रॉन सम मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन का योग अगर 13 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। अगर किसी के पास 15 इलेक्ट्रॉन हो तो भी 2.5 होगा। हम 3 ही कंडीशन आपको बता रहे हैं क्योंकि 2.5 ही पूछ रहा है। जरा देखिए 2.5 ही पूछ रहा है, तो जरा देखिए ये आप लिख लीजिएगा। इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि N2 प्लस के सामने है, तो हम मिटा देते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन के पास एक एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 एटम है, देखिए N2 है तो 7 दूना 14 हो गया। एक प्लस चार्ज है, एक घटाना पड़ेगा तो 13 हो गया। कितना हो गया? 13। तो ये कितना हो गया? 2.1/2। अभी हमने लिखा था इलेक्ट्रॉन अगर 13 हो तो 2.5, अब 15 हो तो भी 2.5, लेकिन 14 हो तो 3। बस इतना याद रखिए अभी के लिए। अब देखिएगा ऑक्सीजन के पास एक एटम है यहां, तो सॉरी O2 2+ होता है, ऑप्शन में यही शायद होगा, O2 ही होगा, हाँ यही है। अब देखिए अब एक ऑक्सीजन एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 के पास 16 हो गए, 2 पॉजिटिव चार्ज है, घटा दीजिए कितना हो जाएगा? 14। तो यहां था 13 के केस में 2.5, यहां हो गया 14 के केस में कितना हो जाएगा? 3। अभी उधर लिखे हम। और इधर देखिए ऑक्सीजन 2 एटम है, फिर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 8 दूना 16 2 18। अब देखिए 18 के केस में क्या होगा? 18 के केस में एक बॉन्ड ऑर्डर होता है, तो यहां अगर 18 हुआ, 2 ऑक्सीजन एटम 2 नेगेटिव चार्ज, 8 दूना 16 2 18, कितना हो गया? बॉन्ड ऑर्डर 1। और N2 के केस में N2 7 दूना 14 और 2 नेगेटिव चार्ज, तो 14 + 2 कितना हो जाएगा? 16। 16 के केस में होता है 2। ऑप्शन आपका क्या होगा भाई? 2.5 बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है, ऑप्शन ए होगा। 3 पूछता बी होता, 1 पूछता सी होता, अगर 2 पूछता तो डी होता। तो चलिए लिखिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो देखिए अब ये लास्ट पोर्शन है क्वेश्चन के, मतलब इस वीडियो के लास्ट पोर्शन है जिसमें 4 ही क्वेश्चन बचे हुए और मैचिंग करने। इसमें 19 नंबर, 20 नंबर, 21 और 22 नंबर क्वेश्चन मौजूद है। कॉलम ए से कॉलम बी का मैचिंग कराना है। इधर कॉलम ए है और इधर कॉलम बी है। देखिए कह रहा है लुईस क्षारक। लुईस क्षारक जो होते हैं जिनके ऊपर लेविस बेस होते हैं, सॉरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लुईस क्षारक को लुईस बेस भी कहते हैं या लेविस बेस कहते हैं। तो कोई भी स्पीसीज हो, कोई भी कंपाउंड हो जिसके ऊपर, जिसके सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वह लुईस क्षारक यानी लेविस बेस कहलाता है। तो ऑप्शन में जरा चेक करते हैं। तो लुईस क्षारक यानी लुईस बेस की अगर बात होती है तो NH3 में नाइट्रोजन एटम के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इसके कारण यह NH3 जो होता है लुईस बेस की तरह कार्य करता है। क्योंकि बेस, लुईस बेस जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं, जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है या इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज लेविस बेस कहलाते हैं। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बॉन्ड एंगल पूछा जाता है 107 डिग्री लगभग, और कई बार 107.8 डिग्री भी लिख देता है किताब, लेकिन मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम एनसीईआरटी देखिएगा तो 160 डिग्री ही लिखता है। तो इसका मतलब क्या है कि 19 नंबर का अगर मिलान करें तो 19 नंबर का मिलान सी वाले ऑप्शन से होगा, यानी NH3 से होगा। तो ये जो है ये 19 नंबर का आंसर है। 19 का क्या होगा? सी होगा। अब जरा देखिए ये लुईस क्षारक क्या होगा? NH3। 19 का सी ऑप्शन। अब जरा देखिए आगे है नीला कशिश। देखिए नीला कशिश का केमिकल फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4 5H2O। तो ये देखिए इधर डी ऑप्शन में मौजूद है, तो 20 नंबर का होगा, क्या होगा? 20 नंबर का डी। 20 नंबर का डी। देखो नीला कशिश को नीला थोथा भी कहते, तूतिया भी कहते, अंग्रेजी में ब्लू विट्रॉल कहते हैं, और सबका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4 5H2O। अब देखिए 21 नंबर की बात आती है कली चूना। कली चूना का केमिकल फॉर्मूला जो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसको लाइम भी कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं, इसको सिर्फ चूना भी कहते हैं, बिना बूझा चूना भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। मतलब कि 21 नंबर का जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। अब देखिए इसके बाद क्या है? कार्बिल एमीन, जिसको कार्बाइल एमीन कहते हैं। देखिए पिछली वीडियो में हमसे एक जगह मिस्टेक हुआ था, नाइट्रोजन एटम को हमने नहीं लिखा था, तो वो आप चेक कर लीजिएगा, शायद 2010 या 11 वाले वीडियो में है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कार्बाइल एमीन का केमिकल फॉर्मूला बार बार पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। अगर स्ट्रक्चर बनाने की अगर बात आ जाए तो आप स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाइएगा। नाइट्रोजन को ट्रिपल बॉन्ड के साथ कार्बन को ऐसे रख लीजिएगा और फिर ऐसे कार्बाइल एमीन बना लीजिएगा। नाइट्रोजन एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, बना लीजिएगा। अब देखिए तो कार्बाइल एमीन 22 नंबर है, तो 22 नंबर का क्या होगा भाई? 22 नंबर का ए होगा। 22 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा, तो ये आप बना लीजिएगा। कार्बाइल एमीन किस रिएक्शन में बनता है? कार्बाइल एमीन रिएक्शन में ही बनता है, जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इसका गंध बहुत ही खराब होता है। इतना खराब मतलब अगर आप उसमें पड़ जाए ना तो हालत खराब हो जाती है, उसमें भागने का जी चाहता है। तो अब देखिए ये रहा आपका पूरा सॉल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और साथ ही अगर अच्छा लगे और लगे आपको कि और हमारे दोस्तों को इसको शेयर करना चाहिए तो जरूर शेयर करिए। इससे पता चलेगा कि आप इससे तैयारी कर रहे हैं और कितना अच्छा सॉल्यूशन के साथ ये वीडियो बनाया जा रहा है। मेहनत भी लग रहा है इसमें, तो मेहनत को अगर थोड़ी सी हेल्प करके और अच्छे से उछाला जाए तो कितना बेहतर होगा। तो चलिए इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए। फिर से एक बार गुजारिश है,
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करिए 3 से 4 या 5 व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2013 के सॉल्यूशन के साथ। और ये हम आपको बता रहे हैं कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सब के सब वीडियो इस पर मिलेंगे। बीच में 5 तारीख वाली वीडियो नहीं आ पाई, इसलिए कि इलेक्शन ड्यूटी था, तो इसमें हम पार्टिसिपेट थे, तो हम गए थे ड्यूटी के लिए, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।